ठीक है, तो पहला एमसीक्यू जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या, एन इंडियन सिटीजन हैज डिक्लेयर्ड reunification of his citizenship in 2015 when his son was 10 years old. Subsequently, his declaration of renunciation was successfully registered. Which of the following fundamental rights will be enjoyed by his son as today? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिटीजनशिप्स का जो हमारा 5 to 11 जो आर्टिकल है उसका जो कंटेंट है ना वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि एग्जैक्ट आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 9 में क्या है, 10 में क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी नहीं पूछता है। इंपॉर्टेंट क्या है उसका कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सबसे पहले क्या, कि सिटीजनशिप का चैप्टर जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो कुछ टाइम ले लो। जैसे इसमें ऑप्शन क्या क्लिक किया था, अटेम्प्ट अगर किया था तो एक ने इसका आंसर दिया था सी। ठीक है, देखते हैं आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मेनली क्या है देखो, तो फंडामेंटल राइट जो मेरा होता है ना वो मेनली दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। एक वो होता है जो कि सबके लिए होता है, यूनिवर्सल होता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। ठीक है, सबको मिलेगा। एक क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, वो सिर्फ इंडियंस को ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन्होंने अपना सिटीजनशिप छोड़ दिया है। ठीक है, तो सिटीजनशिप अगर छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं, सिटीजन्स नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने अपना सिटीजनशिप छोड़ा तो उनका बच्चा क्योंकि माइनर है तो साथ में उसका सिटीजनशिप भी चला जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या होगा, वो लोग फॉरेनर है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब क्या, अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या, कि फॉरेनर सिटीजन के लिए ठीक है कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर। ठीक, इंडिया के अंदर जैसे एग्जांपल हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना 14 से लेकर 35 तक, इनमें से कौन कौन सा ऐसा राइट्स है जो कि फॉरेनर्स को भी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है उसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल को छोड़ के ठीक है, ये 5 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, ठीक, ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, और बाकी जो इसको छोड़ के जो भी आर्टिकल्स या फंडामेंटल राइट्स है वो सभी के लिए, चाहे वो फॉरेनर्स ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब जैसे राइट टू प्राइवेसी ये किसके अंदर आ जाता है, मैं आर्टिकल 21 के अंदर हमारा आता है। ठीक है, तो अगर ये चीज याद, ये चीज थोड़ा याद रख लेना, ये जो आर्टिकल है मेरा 5, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी जो होता है मेरा आर्टिकल 21 में आता है, तो ये तो फॉरेनर्स को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन वन तो मेरा होगा ही होगा। तो अगर मेरे को पता चल गया है तो ऑप्शन वन आंसर का पार्ट होगा तो हम लोग इलिमिनेट कर देंगे कि ऑप्शन ए कहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेकेंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में आता है। मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, मेरा इंडियंस के लिए। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने अपना सिटीजनशिप छोड़ दिया है और उनका बच्चे का भी सिटीजनशिप जा चुका है, इसलिए अब वो इंडियंस को मिलने वाला राइट्स उनको नहीं मिलेगा, वो फॉरेनर हो गए। ठीक है, तो उनके पास आर्टिकल 19 नहीं रहेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन थ्री मेरा यहाँ गलत है। ऑप्शन थ्री को अगर मैं काटूंगा तो मेरा आंसर निकल गया सी। क्लियर, तो बस ये 5 आर्टिकल याद रख लेना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, ओनली इंडियंस के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आंसर सी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में वही है कि कोई भी सिटीजनशिप मान लो छोड़ता है अपना, इंडिया सिटीजनशिप मान लो किसी ने छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर उनका बच्चा माइनर है, तो अगर पेरेंट्स ने अपना सिटीजनशिप छोड़ दिया है तो बच्चा अगर माइनर है तो उसका सिटीजनशिप भी चला जाएगा। ठीक है, वो बाद में जब बच्चा 18+ हो जाएगा तो अप्लाई कर सकता है दोबारा, लेकिन एट उस टाइम में चला जाएगा उसका। तो वही जो मैंने बताया क्या, कि ये कुछ आर्टिकल्स है, 5 आर्टिकल जो कि सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 15, 16, ठीक है, 19, 29, 30। क्वेश्चन जो मेरा था, बताना है क्या इन सब में से प्रियम्बल के अंदर में कौन कौन सा चीज है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा प्रियम्बल हम लोग हर एनसीईआरटी का बुक के आगे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, लगभग हर साल क्वेश्चंस आ ही जाता है, किसी ना किसी क्वेश्चंस में सबका यूज आ ही जाता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सॉरी इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये बताना है इन सब में से प्रियम्बल के अंदर में क्या क्या चीज है मेरा। ठीक, क्लियर। तो देखो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम क्या होता है ना, कि दो चीजें फोकस करो। सबसे पहले क्या होता है
कि ऐसा बहुत ही रेयरली, मतलब हार्डली ऐसा, मतलब कोई मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो भले ही कितने भी बड़े टॉपर क्यों ना हो, एग्जाम के अंदर 100 में से हार्डली उनको 30-35 क्वेश्चन में ही वो श्योर होते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस का आंसर होता है वो थोड़ा रैशनल वे में, लॉजिकल वे में, लॉजिकल एक टाइप से वो इलिमिनेशन मेथड का यूज करके वो यूज करते, ठीक है। तो अपना काम थोड़ा हम लोग को इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस को इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन सा ऑप्शन ऐसा, सबसे पहले तो ऐसा ऑप्शन चुनो जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो कि ये होगा ही होगा, ठीक है। या फिर ऐसा ऑप्शन जिसके ऊपर आप श्योर हो 100% नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस केस में क्या, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर आप श्योर हो कि 100% होगा ही होगा। तो ये वाला टर्म आपने देखा होगा पॉलिटिकल जस्टिस का बात, तो वन होगा ही होगा आंसर में, अगर पता है वन होगा आंसर में तो ये मेरा ऑप्शन कट गया, ये कट गया, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। अब ये चीज, इसका मतलब क्या कि 4-4 है दोनों में, तो 4 भी मेरा सही ऑप्शन है। अब मेरे को इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला चीज है वैसे, सॉरी ये नहीं, ये डी होगा, इक्वलिटी नहीं है, ये चीज लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। तो इसके लिए एक बार प्रियम्बल देख लो, ये रहा प्रियम्बल का, ये प्रियम्बल का एक एक टर्म याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल एक बार देख लेना क्लियर, कि वही क्या क्या चीज बोला गया है यहाँ पे ये कम से कम ये टर्मिनोलॉजी, जो हमारा क्रोनोलॉजी है ये भी याद होना चाहिए हमारा, ठीक है। कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ऑर्डर भी कभी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद जस्टिस बोला गया है हमारे प्रियम्बल के अंदर, तो कितना किस टाइप का जस्टिस बोला गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। लिबर्टी बोला गया तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक। इक्वलिटी बोला गया तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक, फैटर्निटी, ये सब चीज ये पूरा अच्छा से, तो एक टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए कि प्रियम्बल के अंदर मेरा क्या क्या चीज है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। हम्म, ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ठीक है। तो देर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन, क्या प्रेसिडेंट रूल जो हमारा लगता है 365 के अंदर में, ठीक है। तो मैं जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो मेनली 3 टाइप का प्रेसिडेंट रूल होते हैं मेरे, आर्टिकल 352 के अंदर लगता है, और नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, एक 356 के अंदर लगता है, और एक 360 के अंदर लगता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। ये आज तक इंडिया में कभी नहीं लगा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि इसके अंदर क्या कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, व्हेन इट इज इम्पोज द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू इटसेल्फ एनी ऑफ द पावर वेस्टेड इन द गवर्नर, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि देखो ये को ऑप्शन अगर पढ़ा है तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनलिमिटेड पावर तो है नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि एक मैक्सिमम रूल होता है क्या, कि 6 महीना तक आप अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं एट मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हर 6 महीना में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक। मतलब क्या, कि मैक्सिमम पीरियड है प्रेसिडेंट रूल लगाने का कितना, 3 साल, लेकिन हर 6-6 महीना में आपको परमिशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, ठीक है। ये ऑप्शन 1 मेरा गलत गया हो गया, तो ऑप्शन 1 अगर मेरा गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इन दोनों में आपको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला दूसरा जो ऑप्शन है वो ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, ठीक। अब देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है ना कि ये मतलब ऐसा कोई नहीं होगा इसको सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम भी ये कोशिश किया करना कि मतलब मिनिमम से मिनिमम नॉलेज का यूज कैसे करके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में मतलब बहुत ही कम ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होगा। तो वही ऑप्शन बी, तो वही जो मैंने बताया, ठीक है। एट मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकते हैं, बट शर्त यह है कि हर 6-6 महीना में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस समय जो प्रेसिडेंट होता है ना वो गवर्नर का कोई भी पावर या स्टेट एग्जीक्यूटिव का कोई पावर अपने हाथ में ले सकता है। क्वेश्चन 4, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। तो शेड्यूल जो हमारा 12 शेड्यूल है टोटल, ठीक है ना, तो उनका क्या कंटेंट है वो थोड़ा याद कर लेना। तो ये बोला गया सेकेंड शेड्यूल के अंदर किस किस का मतलब बारे में बताया गया, ठीक है। कैग के बारे में बताया गया है, हाई कोर्ट के जज के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, यूपीएससी। तो सेकेंड शेड्यूल के अंदर किस किस के बारे में जिक्र किया गया है, तो अगर पढ़ा होगा तो एक चीज तो ये सी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होगा ही होगा, ठीक है।
तो फिर मैं श्योर हूँ किसके साथ, 3 के साथ। 3 मेरा होगा ही होगा। तो अगर मेरे को पता है 3 होगा तो मैं आराम से सी काट सकता हूँ, ए काट सकता हूँ। तो मेरा काम इजी हो गया, मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा राइट होने का, या फिर जो पहले 25% चांस था मेरा सही होने का, 50% चांस हो सकता है मेरा सही होने का। तो अब बाकी थोड़ा मतलब माइंड लगा, पढ़ा हुआ था, शायद रिकॉल आ जाए। तो ये भी पता है क्या मेरा, ठीक है। मैं वो पार्लियामेंट होगा मेरा, 2 भी होगा ही मेरा, ठीक है। ये है मेरा, ठीक है। थोड़ा गलती हो गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये लिस्ट दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल के अंदर किन किन का वो बारे में बताया गया है, उनका मतलब पेमेंट के बारे में, सैलरी के बारे में, अलाउंस के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, गवर्नर के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं उनके बारे में, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, उनके बारे में, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैग, उनके बारे में दिया है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन है, सिंस इंडिपेंडेंस में ये क्वेश्चन बोला गया ना कि मेरा डीपीएसपी क्या होता है। डीपीएसपी मेनली जो हमारे डाला गया था, क्यों डाला गया था, क्योंकि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उनका ये कहना था क्या, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम उसको कंपलसरी नहीं बना रहे, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट हमारे पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन इन फ्यूचर के लिए कि गवर्नमेंट को उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर मान लो ध्यान नहीं भी रख पाता है तो कोई ऐसा मतलब पेनल्टी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, इस फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो ये सब जो कोड गवर्नेंस का बात है, जो कि गवर्नमेंट को ध्यान में रख के कानून बनाना चाहिए, ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीपीएसपी के अंदर जो जो बातें लिखी गई थी, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाया, लॉ बनाया, ठीक। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया, इस एग्जाम्पल ले लिया जाए क्या, हमारा डीपीएसपी में एक लिखा हुआ है क्या, कि जो मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का वो चीज होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो उस डीपीएसपी को रियल में इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 86 अमेंडमेंट किया मेरा, इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक। तो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि जैसे जैसे एग्जांपल मेरा ये, तो ये एक्ट किस आर्टिकल के अंदर या फिर डीपीएसपी के किस पॉलिसी को या फिर किस कोर वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब देखो 73rd इसमें क्या होता है, मेरे डीपीएसपी के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो आइडिया होना चाहिए मेरा, ठीक है, आर्टिकल्स का। तो अब जैसे मेरे को ये पता है क्या कि आर्टिकल 50 नहीं, क्योंकि आर्टिकल 50 जो है मेरा वो कहीं ना कहीं जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, उसका सेपरेशन का बात कहता है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ का बात नहीं कहता है, तो ये मेरा 1 गलत है, ठीक है। अगर 1 मेरे को पता है गलत हो गया तो बी कट गया मेरा, डी कट गया मेरा, ठीक। अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचा है, तो अब 3 का तो मैं श्योर हूँ, तो ऑप्शन सी के साथ में जाऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, ऑप्शन सी है। ये मैंने लिस्ट डाल दिया है डीपीएसपी के अंदर क्या क्या। ये आर्टिकल 50, सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो वहाँ पे 48 का जो चीज़ है यहाँ पर, तो उसने यहाँ पे दे दिया था। ये वाला है, नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या, कि आर्टिकल 352, इसमें भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक क्या होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब क्या, मान लो कि इंडिया पर किसी ने अटैक किया या फिर मतलब तो वो हो गया। एक क्या होता है कि कंट्री के अंदर मान लो किसी ने विद्रोह कर दिया, आर्म्स रिबेलियन, ठीक है। तो ये 2 चीज टाइप का हो जाता है, ठीक। तो अगर मान लो कि अगर बाहर से किसी ने वॉर कर दिया, इंडिया किसी के साथ वॉर पे है, या फिर बाहर से किसी कंट्री ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, उस केस में क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं हो पाता जब कंट्री के अंदर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक। मतलब आर्म लेवल होगा तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, क्या ऐसा होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। हाँ, ये तो सही है मेरा। तो 2 पे तो मैं 100% श्योर हूँ, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ भी ऑर्डर लेता है ना इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर उस पर
कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। टू मेरा होगा ही होगा, तो ऑप्शन टू। इनमें से मेरे को एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड तो शायद नहीं होता है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, ठीक है, जिसने कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया, ठीक, उसका क्या क्या फीचर्स था ये देख लेते हैं क्या। ऑप्शन वन क्या है, इट वॉज अ फुली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लीज। हाँ, पूरा उसके पास मतलब जैसा माने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट करने का जो प्रोविजन जहां से उसको अडॉप्ट करना है वो उसके लिए फ्री था। ये ऑप्शन वन तो सही है मेरा, और ऑप्शन वन मेरे को पता है सही है, तो ये एलिमिनेट हो गया मेरा। सेकंड, इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, बिल्कुल सही है, बिकॉज उस समय क्या था, कोई डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुआ था। जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स का जो प्रोविंसेस का के अंदर प्रोविजनल काउंसिल्स था ना, उन्होंने इलेक्ट करके मेंबर्स को भेजा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ठीक है। इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ठीक। ये भी सही है मेरा, ऑप्शन टू भी सही है मेरा, एलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक है। और ये भी सही है मेरा, तो ऑप्शन डी। Consider the following statements with reference to the right to freedom of religion, Article 25, provided under Part 3 of the Indian Constitution. ठीक है, तो they cover only religious beliefs but not religious practices and rituals. ठीक है, अच्छा वैसे तो मेरे को पता है कि ऑप्शन गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जहां पर भी ऑनली या फिर कोई एक्सट्रीम वर्ड आ जाए ना, ऑनली, ठीक है, ऑलवेज, इस टाइप का चीज, तो वो ज्यादातर चांसेस होता है क्या, उसको ठीक से पढ़ो और वो गलत होने का चांसेस ज्यादा होता है वहां पे। तो ये ऑप्शन तो गलत है मेरा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा रिलीजियस जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके अंदर दो चीज होता है क्या, कि एक रिलीजियस आइडियोलॉजी, एक होता है रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। तो कुछ कुछ रिलीजियस बिलीफ ऐसा होता है जो कि रिलीजन का एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है, तो वो उस रिलीजन के प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि एसेंशियल फीचर्स नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए सबरीमाला का केस, ठीक है। सबरीमाला में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउ किया जेंडर इक्वलिटी के नाम पे, उन्होंने यही बोला ना कि ये रिलीजियस का जो एसेंशियल फीचर्स है उसका पार्ट नहीं है ये चीज, ठीक। इसलिए उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब बोला कि नहीं, 20 ये हमारा राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन का वायलेशन नहीं है, बिकॉज ये रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है कि फीमेल को ऑन द बेसिस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको अलाउ ना किया जाए, ठीक है। इसलिए ये तो गलत हो जाएगा मेरा, ठीक। और ये भी चीज जो है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, ठीक। तो एक नजर में देख के सही लग रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहा ना कि यहाँ पे वर्ड, देखो क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है, पूरा सेंटेंस हमको लगता है पढ़ के क्या सही है, लेकिन पूरा सेंटेंस के अंदर एक दो वर्ड ऐसा होता है जो कि गेम चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे फंडेड होता ना तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाता, ठीक है, कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रहा है ना, वो कोई भी टाइप का रिलीजियस मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, रिलीजियस एडुकेशन नहीं दे सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे वर्ड फंडेड नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि बहुत सारा एडुकेशन ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई ट्रस्ट हुआ, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल अभी, हाँ, हाल ही फिलहाल में जैसे न्यूज में देखा होगा ना करंट अफेयर्स के अंदर, क्या कि प्राइम मिनिस्टर जी को सोमनाथ टेम्पल का ट्रस्टी बनाया गया, ठीक। अब क्या है कि गवर्नमेंट तो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब उनका जो ट्रस्ट है वहां से रिलीजियस एडुकेशन तो मिल रहा है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड दे रहा है, वो रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये ऑप्शन डी होगा मेरा। दोनों में डिफरेंस है एक वर्ड के कारण। मेंटेन जिसको पूरा का पूरा फंड स्टेट से मिलता वो नहीं कर सकता। ये रहा कि इसमें ये पता होता है कि फेडरल पॉलिटी जो होता है ना उसका फीचर कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। फेडरल पॉलिटी का फीचर्स एक बार देख लेना, मैंने लिस्ट दिया है वैसे नीचे। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेरा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेरा, क्योंकि अगर मान लो रिजिड नहीं होगा तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट होगा आराम से बदल देगा उसको, ठीक है। तो इसलिए वो फेडरल होगा तो वो रिजिड होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, बिकॉज फिर डिसाइड कौन करेगा कौन सही है कौन गलत। डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इंडिया जो है वो भी एक फेडरल
क्वालिटी वाला कंट्री है, ठीक है। तो वहां पे तो हमारे यहाँ तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये एसेंशियल फीचर तो नहीं होगा, ये एसेंशियल फीचर नहीं है मेरा। ये सारा चीज़ है, लिस्ट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए मेरा, जिससे पता चल सके किसका कौन सा पावर है, क्लियरली डिफाइंड हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा ना अगर रिटन नहीं होगा तो। अगला क्वेश्चन मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेरा कौन कौन सा प्रोविजन है? पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस। ये तो सबको पता है कि ये सही है, ठीक। तो अगर मेरे को पता है वन सही है मेरा, तो ये आराम से इलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। अच्छा एक चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए है? लोगों के लिए, कि भैया सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका ये ड्यूटी है कि आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप ये काम करो, ठीक है। अब क्या, सिटीजन के हाथ में ये है कि किसको जस्टिस दे नहीं दे, वो तो जस्टिस प्रोवाइड करवाना तो स्टेट का और जुडिशरी का काम होता है ना। ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है, डीपीएसपी का पार्ट है। 3 तो मेरा गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये कट गया मेरा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो प्रमोट द स्पीड ऑफ कॉमन प्रोटोट, ये होने का चांसेस है। इन दोनों में से अब मेरे को चूज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी। देखो मेनली क्या होता है ना कि 100 क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर, ठीक है, 100 में क्या है कि आपको पूरा पूरा 100 अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी बहुत होता है, ठीक है। तो करना क्या है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आप आराम से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक, इसमें मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। इसको तो आप पक्का से पक्का अटेम्प्ट करो ही करो, रिस्क लेकर, बिकॉज ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि जहाँ पे आप 100% श्योर हो कि अरे ये 4 ऑप्शन इसमें से ये सही है, ठीक है। क्लियर है? तो अगर सिर्फ वैसे करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए जहां पे 2 ऑप्शन काट लो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ही करो, रिस्क लेकर। एक और ऑप्शन नहीं है, फिर कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मैंने दे दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट है, ठीक है। तो ये फ्लैग वगैरह का रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करो, कल्चर को, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो, टू अवॉइड ड्वारी गैम्बलिंग, अगर सोशल एथिक्स को वो करो, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर, मतलब नागिन वागिन टाइप का सीन मत देखो। तो हाँ, क्वेश्चन 11, विथ रेफरेंस टू द डीपीएसपी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल पार्ट इतना कॉन्स्टिट्यूशन इतना। तो इसमें ये बताना है क्या, जो डीपीएसपी मेरा जो होता है ना, हम डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डिवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या होता है ना, डीपीएसपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। गांधीयन, ठीक है, एक सोशलिस्ट फॉर्म में, ठीक। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड हमारा डीपीएसपी कौन कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। तो वाटर इंडस्ट्री, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, कि महात्मा गांधी का बात क्या, उनका मेन मोटिव ही क्या था, कि एक टाइप से विलेज इकोनॉमी को डेवलप करो, ठीक। तो कॉटेज इंडस्ट्री तो ये तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा। अगर मेरे को पता है 1 होगा होगा, तो ये मेरा ऑप्शन 2 कट गया, बी कट गया मतलब, ठीक है। उसके बाद ये ये वाला नहीं है, पेंशन वगैरह दो, ये तो सोशलिस्ट हो जाता है ना, कि लोगों को पेंशन वगैरह दो, डिजेबल्स को पेंशन दो, सिख लोगों को पेंशन दो, ठीक है। तो ये तो लिबरल सोशलिस्ट हो जाता है, तो ये 2 नहीं होने वाला, तो 2 मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो ऑप्शन मेरा सी आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो यही है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो, गांधी फिलोसफी बेस्ड है मेरा, ठीक है। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, ठीक। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करो, ठीक है। कॉक और स्लॉटिंग वगैरह को बैन करो, जो अल्कोहल वगैरह होता है उसको बैन करो, ये सब है मेरा। तो क्वेश्चन 12, जिसमें ये बताना है मेरे को कि डेमोक्रेसी का क्या क्या फीचर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इज आर करेक्ट? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गारंटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है ना, वो अपने आप में इंश्योरिटी नहीं देता है कि भैया ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका होगा ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब एक टाइप से इंश्योर नहीं करता है वो, ठीक, गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है। कंट्री, किसी भी कंट्री का एक टाइप से
डेमोक्रेटिक होना ये गारंटी नहीं देता है कि वो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है। तो 1 कट गया मेरा, तो ये मेरा बच गया, तो अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा करूंगा। ठीक है। तो 2 तो मेरा होगा ही होगा, सही है। ठीक है। 3 में देखना है क्या, इट एम्स टू प्रोवाइड प्रमोट द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ये तो सही बात है, तो ऑप्शन बी होगा मेरा राइट। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो अब मेनली ये समझना है हम लोगों को क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर करके कुछ बोला नहीं गया। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, केशव नंदा भारती केस के अंदर ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर बोल के कुछ नहीं है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में आया था बेसिक स्ट्रक्चर की, पार्लियामेंट जो है वो सभी चीजों को चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी किए। ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज आएगा उसका लिस्ट भी कोई फिक्स नहीं है मेरा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जजमेंट देता है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट डिफाइन करता है, तो पूरा जुडिशरी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो इसलिए जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा क्या नहीं आएगा वो डिसाइड करता है। ठीक। तो ये बोला गया है कि अभी तक जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन के हिसाब से, ठीक है, क्या क्या चीज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है, तो फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये है पार्ट। ठीक है। देखो नहीं भी पता है तो सबको पता है क्या, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, गवर्नमेंट चाह कर भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है मेरा, तो 3 तो होगा ही मेरा, 3 होगा तो ये मेरा कट गया एक। तो लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पता है सबको, 2 होगा ही होगा। अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचता है, तो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। तो अभी मैं, क्योंकि मेरे को पता है 1 भी होगा, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ना कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है। तो सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है हम लोगों को, सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर मैं इजीली 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, अगर एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ तो वहां पे अननेसेसरी रिस्क हो जाएगा, उसको लेने से बचो और उसको छोड़ दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। पहले क्या था हमारा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक साथ था। ठीक है। लेकिन बाद में उसको आई थिंक 89th अमेंडमेंट करके उसको अलग अलग बॉडी बना दिया गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अलग। सर जो भी है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, कि कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिलेटेड, इट सीक्स टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये तो सही है इसमें। अच्छा देखो, अगर हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स न्यूज पेपर अगर पढ़ा होगा, तो हाल फिलहाल में न्यूज क्या आया था कि हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको रिफॉर्म किया लाया। ठीक है। तो मतलब वो किससे रिलेटेड था मेरा, कि जो शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी का जो लोग होता है ना, एससी कैटेगरी के अंदर जो जो लिस्ट के अंदर जो जो कास्ट आता है उसको रिफॉर्म करने के बारे में आया था। ठीक है। तो प्रेसिडेंट का कुछ था, करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा तो आराम से पता होगा क्या, कि ये जो है, ये जो कौन सा कास्ट शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर आएगा नहीं आएगा वो डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। ऑफिशियली प्रेसिडेंट करता है। ठीक। तो ये कमीशन डिसाइड नहीं करता है, तो ऑप्शन 2 मेरा गलत है। ऑप्शन 2 मेरा गलत हो गया, और कुछ देखना ही मेरे को इजिली। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत इजी होता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है अगर इसमें से एक आपने अगर फाइंड आउट कर दिया ना कौन सा गलत है, ठीक है, तो आराम से मतलब आंसर आप निकाल सकते हो। तो कोशिश ये करो कि ये फाइंड आउट करो कि कौन सा ऑप्शन 100% सही है या 100% गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, माइंड पे बर्डन थोड़ा कम पड़ता है, कि आराम से आपने 2 ऑप्शन लिमिट कर दिया तो आपको चारों के बारे में नहीं सोचना है, अब 2 के बारे में ही सोचना है। तो आज का फिर हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है लास्ट, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, ये वाला करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था, मैंने रखा था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक टाइप से इजी है। ठीक है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले ये देखो कि इन सारे ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो कि ये होगा ही होगा, या 100% श्योर हो कि ये नहीं होगा। ठीक है। क्लियर। तो अगर उस ऑप्शन को अगर आप मान लो कि 4 में से
अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन गलत है मेरा, ठीक, आप एलिमिनेट कर दिया, तो एलिमिनेट करने के बाद अगर 2 ऑप्शन आपके पास बचता है तब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये बहुत ही, इससे कम आप नहीं काट पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ऑप्शन 1 क्या है मेरा, इट इज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द केमिकल वेपन कन्वेंशन। इट इज ऑथराइज टू परफॉर्म इंस्पेक्शन इन सिग्नेटरी स्टेट्स। थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OPCW। तो अगर करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा तो ये पता होगा क्या कि इंडिया इसका मेंबर है, ठीक। तो अगर मुझे ये पता है इंडिया इसका मेंबर है, तो मैं, ये मेरे को पता है क्या ये ऑप्शन गलत है। मुझे नहीं पता कि इन तीनों में क्या ऑप्शन सही है क्या गलत है, ठीक। लेकिन मुझे ये पता है कि इंडिया इसका मेंबर है। अगर इंडिया इसका मेंबर, इसका मतलब क्या ऑप्शन 3 मेरा गलत है। ऑप्शन 3 गलत है तो मतलब क्या, मैं ये और ये एलिमिनेट आराम से कर सकता हूँ मेरा, ठीक। अब क्या है, अब मेरे पास आराम से 2 ऑप्शन बच गया, तो इसमें 1 सही है, कॉमन है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं रिस्क लूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कि हम 100% श्योर होंगे ये आंसर होगा, तो फिर ऐसा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हार्डली 30-35 पे आकर रुक जाओगे। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, क्योंकि जितना भी आप देख लो, इस एग्जाम्पल इस ईयर, लास्ट ईयर का जो खुद रैंक 15 था, उसका कट ऑफ कितना गया था, 82, ठीक है। जबकि जनरल कट ऑफ जो भी था, मेनली क्या होता है, प्री में एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो 200 के अंदर आपका 90 जा रहा है, 91 जा रहा है, तो अननेसेसरी रिस्क से बचना है, ठीक। तो वही वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे अननेसेसरी रिस्क मत लो, तुक्का मत मारो, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्या होता है ना, कट ऑफ क्रॉस होने के बाद नेगेटिव कारण फिर पीछे आकर लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को पता है कि ऑप्शन 3 गलत है, जिसमें से एक बार मैं, मेरा भी हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा पता है गलत है, तो मैं काट दूंगा। तो अब मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कुछ भी हो मेरे को अटेम्प्ट करना है। अब अगर इंडिया ने मान लो साइन किया है, तो नेचुरल सा बात है, साइन किया है तो कुछ ना कुछ रेगुलेशन उसके ऊपर होगा ही होगा। तो लॉजिकली 2 भी सही लग रहा है, तो ए के साथ में जाऊंगा, ऑप्शन ए मेरा, ठीक है। तो तो मेनली क्या था, ऐसा MCQ टाइम टाइम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या होता है ना, ये चीज ध्यान रखना है क्या, MCQ को करते टाइम, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को एक बार ठीक से पढ़ो, और वहाँ पे पेन वगैरह देके थोड़ा सा हाईलाइट करो, ठीक। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, नॉट पूछ लेता है बहुत बार, ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछता है। तो सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करो कि क्या पूछा है। सेकेंड, ऑप्शंस में क्या होता है कि आप वो देखो कि कौन सा ऑप्शन 100% सही है, उस ऑप्शंस को फाइंड आउट करो, ठीक। क्योंकि उसको फाइंड आउट करने से क्या होता है कि आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। अगर अगर मान लो कुछ ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपका काम इजी हो जाता है MCQ सॉल्व करते टाइम, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारा जो क्वेश्चंस था वो मतलब जो हमारा लिया हुआ है, ठीक है, पास्ट ईयर से भी बहुत कुछ है, और बहुत सारा जो टेस्ट है उससे भी लिया गया हमारा, ठीक है। जैसे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है ये वाला, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चंस मोर और लेस होता है UPSC के अंदर। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से तो पूछ सकते हो। भैया